हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है टीसीपी फ्लो कंट्रोल। अब ये फ्लो कंट्रोल एक्चुअली में है क्या? अब देखिए, हमेशा ये नहीं होता एक्चुअल वर्ल्ड में कि दोनों जो सेंडर और रिसीवर हैं वो एक्चुअली फुली कैपेबल हों और उनका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम आइडियल वे में, मैं यहाँ से एक पैकेट भेजूँ तो वहाँ से एक ऐक भेजो, फिर पैकेट, फिर ऐक। एक्चुअली में प्रैक्टिकल वे में ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। और टीसीपी को तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि टीसीपी एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। तो रिलायबिलिटी मेंटेन कैसे करता है, उसमें पैकेट कहीं लॉस ना हो, ज़्यादा बेकार की रीट्रांसमिशन, डुप्लीकेट पैकेट्स ये सब ना हो, उस सब चीज़ का टीसीपी ध्यान रखता है। और उसे ध्यान रखने के लिए इसको फ्लो कंट्रोल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब फ्लो कंट्रोल में होता क्या है, अब जैसे मान लीजिए दो पार्टीज, एक सेंडर एक रिसीवर, दोनों बढ़िया कैपेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चल रहा है सब। लेकिन अब मान लीजिए जैसे दो पार्टीज हैं, एक सेंडर है रिसीवर हैं, तो अगर दोनों कैपेबल हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपस में एक दूसरे को पैकेट्स टाइमली देते रहेंगे, सब चलता रहेगा बढ़िया। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहाँ पे आती है जब सेंडर बड़ा फास्ट होता है, जैसे मान लीजिए एक हाई एंड सर्वर है, और रिसीवर बड़ा स्लो होता है, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल फ़ोन है। तो आप खुद सोचिए, एक मोबाइल फ़ोन एक हाई एंड सर्वर की कैपेबिलिटी का मुकाबला कैसे करेगा? एक हाई एंड सर्वर है, उसका पैकेट्स भेजने की स्पीड, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड, उसका सब कुछ बहुत हाई फाई होता है। और एक यही एक लो एंड पीसी ले लो या एक टैबलेट ले लो या एक मोबाइल फ़ोन ले लो, उनकी इतनी पावर नहीं होती। तो इस केस में क्या होता है, जब ऐसे मिसमैचेस होते हैं तो उसका रिजल्ट यही होता है, पैकेट्स लॉस हो रहे हैं, आ रहे हैं पैकेट, कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर पा रहा ढंग से, जो उनका बफर स्पेस है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस सबको मेंटेन करने के लिए हमें टीसीपी फ्लो कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। अब टीसीपी फ्लो कंट्रोल की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है कि टीसीपी फ्लो कंट्रोल इज अ मैकेनिज्म दैट एंश्योर्स दैट द सेंडर डज नॉट सेंड डेटा फास्टर देन द रिसीवर कैन प्रोसेस इट। तो अब होता क्या है, देखिए, नॉर्मल टीसीपी में एक पैकेट भेजा जाएगा तो उसका ऐक आएगा। सिंपल सी बात है, ऐक आएगा तभी तो मैं कंफर्म होगा कि हाँ वो पैकेट पहुंच गया है, अब नेक्स्ट पैकेट भेजो। अगर ऐक ही नहीं आया टाइमली तो फिर हमें लगेगा कि पैकेट लॉस हो गया है, फिर रीट्रांसमिशन किया जाएगा। अननेसरी एफर्ट है जो एक्चुअली में बचाया जा सकता था अगर हमने ये फ्लो कंट्रोल प्रॉपर्ली टाइमली यूज़ किया होता। ठीक है, अब हम इस बात को और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, जो मेन कंसर्न, जो प्राइमरी फैक्टर होता है वो होता है फास्ट सेंडर और स्लो रिसीवर। अब स्लो रिसीवर होने से प्रॉब्लम क्या आती है? अब मान लीजिए कि एक रिसीवर के पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो जल्दी जल्दी चीज़ों को प्रोसेस कर सके। वो पैकेट्स आ रहे हैं, डेटा आ रहा है, उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करना, क्योंकि प्रोसेस करेगा तभी तो ऐक भेजेगा। जैसे ही, अब आप समझिए, पहले सेंडर कुछ डेटा भेजेगा, उस डेटा को रिसीवर रिसीव करेगा, फिर वो प्रोसेस होगा डेटा, प्रोसेस होने के बाद ऐक जाएगा, फिर जो सेंडर है उस ऐक को प्रोसेस करेगा, तब जाके एक राउंड ट्रिप टाइम कंप्लीट होगा। लेकिन अब मान लीजिए इस प्रोसेस में डिले कहाँ है? अब भाई फास्ट सेंडर तो फास्ट है, तो उसकी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फटाफट डेटा भेजेगा, लो भाई डेटा आ गया, दो मुझे ऐक। एक्चुअल में बिहेवियर तो यही है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी यही है। लेकिन जो रिसीवर है उसमें इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इतनी जल्दी प्रोसेस कर सके। अब होगा क्या, डेटा आता जाएगा, और वो जब इतनी कैपेबिलिटी है नहीं तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। जैसा आप मान लीजिए एक डस्टबिन के अंदर आप कूड़ा भरे जा रहे हो, तो क्या होगा? स्टार्टिंग में तो वो कूड़ा अंदर जाएगा, लेकिन उसके बाद वो बाहर ही बाहर इधर उधर बिखरता रहेगा। उसके अंदर जब जगह ही नहीं है तो जाएगा कहाँ से? अब जब हम बात कर रहे हैं कि ये जगह कम है, स्पेस कम है, तो ये एक्चुअली में है क्या? देखिए, जो रिसीवर होता है उसका एक बफर साइज होता है। उस बफर साइज में, जैसे कि आप मान लीजिए एक बकेट है, एक बाल्टी भरी हुई है, बाल्टी है, उसमें पानी है। ठीक है, तो उस पानी की वो एक लेवल, जो टॉप वाला लेवल होता है एक बाल्टी का, बकेट का, तो वो उसका, ये मान लीजिए ये बकेट के अंदर जो खाली जगह है ये इसका बफर स्पेस है। ठीक है, अब अगर आप उसके फुल भरने के बाद भी उस बाल्टी को भरे जाएंगे, पानी से भरे जाएंगे, तो क्या होगा? वो पानी गिरता चला जाएगा। आपको ऐसा थोड़ी है कि वो पानी फिर भी अंदर स्टोर करता जाएगा। उसकी बफर कैपेसिटी फुल हो चुकी है, उसके पास स्पेस ही नहीं है और कुछ लेने के लिए। ठीक इसी तरीके से जो रिसीवर होता है उसकी साइड में उसके पास एक बफर स्पेस होता है। अब जैसे आप स्क्रीन पे अपना देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर ये बफर आया है, अब इसमें अभी देखिए, ये पूरा एक टीसीपी का रिसीवर बफर है, यानी कि रिसीवर के पास कितना डेटा आ सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये पूरा है। अब ये जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, इसमें ऑलरेडी डेटा आ चुका है। तो इस पूरे में से जब इतने में हिस्से में डेटा आ गया तो बचा कितना? ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे रिसीवर विंडो। इसका मतलब कि रिसीवर ये कह रहा है कि इतने पोर्शन में तो डेटा आ चुका है, अब यहाँ तो आएगा नहीं, लेकिन ये एरिया बचा हुआ है। सेंडर से बोलता है आप इसके अंदर
इतना डेटा मुझे दे सकते हो, मेरी ये करंट कैपेबिलिटी है। और इसका मतलब ये होता है कि जब ये वाला डेटा जो आ चुका है ऑलरेडी, जब ये प्रोसेस हो जाएगा, तो मेरा ये बाउंड्री है जिसमें कि रिसीव विंडो जहां तक लिमिट हो जाती है, वो बाउंड्री राइट पे खिसक जाएगी और जगह हो जाएगी जैसे ये डेटा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जब तक डेटा प्रोसेस नहीं होता तब तक मेरे पास ये लिमिट है, आप इसके अंदर भेजो। इसको बोलते हैं रिसीवर विंडो, यानी कि जो रिसीवर है उसका बफर साइज, अवेलेबल बफर साइज कितना है, वो हो गया उसका रिसीवर विंडो। इसी का ही दूसरा नाम विंडो साइज भी होता है, क्योंकि जो रिसीवर विंडो होती है उसी के अकॉर्डिंग विंडो साइज होता है। इतना है, आप इतना भेज दो। और जो बात आती है कि ये फ्लो कंट्रोल होता कैसे है, तो उसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। अब स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल ये काम कैसे करता है, अब आप ये समझिए कि जैसे आपकी जो घर की जो खिड़कियां होती हैं, ठीक उसी तरीके से इस विंडो को समझिए। अब ये विंडो की ये लेफ्ट साइड की बाउंड्री है, ये जो आपको दिख रही है लेफ्ट साइड बाउंड्री, इसे हम लेफ्ट एज बोलते हैं। ये राइट साइड की बाउंड्री है, इसे हम राइट एज बोलते हैं। अब ये मान लीजिए कि जैसे जैसे ये जो बाउंड्री है, ये लेफ्ट एज जो है, ये अंदर की तरफ आती जाएगी, तो ये क्लोज होती जाएगी, विंडो छोटी होती चली जाएगी, ये क्लोज हो रही है इतनी, ठीक है। ऐसे ही करके अब ये कंडीशन होगी कहाँ, ये क्लोज वाली। अब मान लीजिए पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, वो पैकेट भेज रहा है, यहाँ पे इतने पैकेट जा चुके हैं, इनका एक आ चुका है, तो ये इधर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये श्रिंक हो रही है। अब श्रिंक कैसे होगी, श्रिंक तब होगी जब रिसीवर जल्दी से प्रोसेस नहीं कर पा रहा, जिस स्पीड से सेंडर भेज रहा है उस स्पीड से पैकेट्स को, डेटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो जो इसका जो पोर्शन होगा, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बढ़ता चला जाएगा। मतलब यहाँ पर डेटा इधर की तरफ आ जाएगा, ये बाउंड्री यहाँ पर आ जाएगी, फिर और डेटा आएगा, प्रोसेस नहीं कर पाया, फिर ये बाउंड्री यहाँ तक आ जाएगी। मतलब ये पूरा पोर्शन में जो डेटा आ चुका है लेकिन अभी प्रोसेस नहीं हुआ है, वो डेटा यहाँ पर आता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो क्या होगा कि ये जो अवेलेबल जो स्पेस है, ये अवेलेबल स्पेस कम होता चला जाएगा। आपने देखा स्टार्टिंग में ये अवेलेबल स्पेस यहाँ से यहाँ तक का था, अब घटते घटते ये अवेलेबल स्पेस सिर्फ इतना रह गया है। क्यों? क्योंकि ये रिसीवर इतना कैपेबल नहीं है, ये उस डेटा को स्पीड में प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा, उसके पास कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे आप ये जो 3 पोर्शन देख रहे हो, इन 3 पोर्शन में से ये टोटल रिसीवर विंडो है, ये वाला टोटल है रिसीवर विंडो कि कितना है, उसमें से उसका ये लेफ्ट है, उसका ये राइट है। अब जैसे देखिए स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप ये नीचे वाली पिक्चर में देखिए, नीचे वाला डायग्राम है। अब इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, अभी तीनों अलग अलग पोर्शन में बांटी गई हैं। ये एक विंडो है, ये जो आप देख रहे हैं ये विंडो है, यही एग्जैक्ट सेम चीज जो यहाँ पे आपको दिख रही है, यही है वो विंडो। अब इस विंडो की 3 अलग अलग ये क्यों कर रखे हैं, कुछ को विंडो के अंदर रखा हुआ है, कुछ को विंडो के लेफ्ट साइड में, कुछ को विंडो के राइट साइड में। ये जो है ये लेफ्ट एज है जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है विंडो का राइट एज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब लेफ्ट एज के इधर साइड में ये 1, 2 लिखे हैं, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि ये जो 1 और 2 ये पैकेट्स हैं, ये गए हैं और इनका एक भी आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये इस साइड में है और विंडो यहाँ पर राइट साइड की तरफ खिसक चुकी है। अब देखिए जैसे विंडो इनिशियली यहाँ पर होगी, अब वो जब 1 और 2 प्रोसेस हो गए उसके बाद ये विंडो यहाँ पर राइट साइड की तरफ खिसक गई। अब जैसे ही अब जब एक आता है, जैसे मान लीजिए सेकंड पैकेट गया, तो एक के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, सेकंड पैकेट के एक में एक 2 नहीं लिखा हुआ आएगा, सेकंड पैकेट के एक में लिखा आएगा एक 3, यानी कि मेरे पास अब टिल सेकंड पैकेट आ चुका है, अब मुझे थर्ड पैकेट भेजो। इसका मतलब ये है एक 3। जब ये एक आ जाएगा तो ये 3 जो है ये भी इधर आ जाएगा, इस विंडो से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये विंडो एक और पॉइंट राइट साइड खिसक जाएगी। अब ये विंडो स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, और जब यहाँ से एक एंट्री हट जाएगी इसका मतलब विंडो में जगह आ गई। अब क्या होगा, ये जो 8 वाला जो पैकेट है ये विंडो में अंदर आ जाएगा, यानी कि विंडो खिसक कर अब विंडो ये हो जाएगी, यानी कि यहाँ से जो नई विंडो होगी वो ये हो जाएगी, ये पुरानी वाली नहीं रहेगी, ठीक है। आप समझे, ये एक एक करके इस तरह स्लाइड हो रही है। जैसे जैसे पैकेट्स जो हमने भेजे थे, जैसे जैसे हमने डेटा भेजा था, उसका जैसे जैसे एक आता जाएगा ये विंडो स्लाइड होती चली जाएगी राइट साइड की तरफ कि इतने इतने प्रोसेस हो चुके हैं, इन सबका एक आ चुका है, अब आगे बढ़ो। अब इसमें ये जो अंदर है, ये जो डेटा है, ये डेटा वो बोलता है जो विंडो के अंदर है कि जो डेटा भेजा है पर इसका एक नहीं आया अभी। जैसे ही एक आएगा ये विंडो से बाहर निकल जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ये जो डेटा है, ये जो बचा हुआ है, ये अभी भेजा ही नहीं गया क्योंकि विंडो में जगह ही नहीं थी इसको अकोमोडेट करने के लिए। तो यहाँ पर तो आप एक दो करके देख रहे हैं कि एक एक बाइट इधर लेफ्ट मूव कर रही है, पर एक्चुअल में एक एक के हिसाब से नहीं होता।
क्या होता है कि जो हम नॉर्मली सोचते हैं कि एक बाइट जाएगी या एक पैकेट या एक सेगमेंट जाएगा, उसका एक्ट आ जाएगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हर पैकेट का ऑन द स्पॉट एक्ट नहीं आता। यहाँ पर फंडा जो टीसीपी चलाता है उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट मतलब कि जैसे एक साथ कई पैकेट्स जाएंगे और उन सब की एक्ट एक साथ आएगी। मान लीजिए 3 पैकेट गए और उस उधर से एक्ट आएगा एक्ट 4, ठीक है, इसका मतलब 3 आ गए हैं मेरे पास, 4th भेजो, 1 प्लस करके एक्ट आता है हमेशा। ठीक, फिर यहाँ से इन्होंने 3 की जगह 6 भेज दिए इसके बाद। अब जो 6 भेजे तो वहां से एक्ट आएगा एक्ट 7, यानी कि 7 माइनस 1, 6 मेरे पास आ चुके हैं, 7th को भेजो। इस तरह ये एक्ट काम करता है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्लाइडिंग विंडो ये राइट साइड में खिसकती जाएगी। सिंपल सा फंडा, ये इधर की तरफ चलती जाएगी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं क्लोजेस, जब ये लेफ्ट एज इधर आएगा तो ये क्लोज होना शुरू हो जाएगा। स्लाइडिंग विंडो के बाद अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आपको पता होना चाहिए। जैसे स्टार्ट करते हैं विंडो साइज से। अब ये विंडो साइज होता क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज विंडो साइज, तो विंडो साइज का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि द साइज ऑफ द रिसीवर्स विंडो और द साइज ऑफ द रिसीवर्स बफर, उसके बफर का साइज जितना होगा वही विंडो साइज है, उतना ही डेटा ये सेंडर भेज पाएगा टू द रिसीवर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वही विंडो साइज है जो अवेलेबल है। ये सब डिस्कशन होता है जब हम टीसीपी हैंडशेक करते हैं, उस टाइम पे ये आपस में डिस्कशन होता है कि विंडो साइज कितना है। और ये विंडो साइज जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा तो अवेलेबल विंडो साइज, अवेलेबल बफर कम हो जाएगा, तो ये विंडो साइज उसी हिसाब से वेरी करता जाएगा। अब यहाँ पे सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं विंडो स्केलिंग। अब विंडो स्केलिंग क्या होता है? कई बार आपसे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंडो साइज और कैलकुलेटेड विंडो साइज में क्या अंतर है। अब क्या होता है कि जो इनिशियल टीसीपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो टीसीपी हेडर में विंडो साइज का जो फील्ड है उसके हिसाब से वो एक 16 बिट का फील्ड है। जो विंडो साइज आप देखते हैं टीसीपी हेडर में वो 16 बिट का है। 16 बिट के हिसाब से उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 65535। तो इतना डेटा वो ले सकता है। अब ये पुराने ज़माने की बात है जब टीसीपी स्टार्ट हुआ था। आज की डेट में 65535 बाइट्स ये बहुत कम है। आज की डेट में बड़े हाई एंड सिस्टम्स हैं, हाई एंड सर्वर्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, गीगाबाइट टेराबाइट में बात करते हैं वो, तो उनके लिए 65535 बाइट्स बहुत कम है, कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। अब ऐसे जो सर्वर्स और ऐसे जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होता है उसको हैंडल कैसे किया जाए? उसको हैंडल करने की वजह से ही ये विंडो स्केलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। विंडो स्केलिंग फैक्टर 2 की पावर्स में चलता है। दैट मीन्स 2, 4, 6, 8 ऐसे करके ये ऊपर ऊपर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। तो अब अगर आपसे कोई पूछता है कि विंडो साइज और कैलकुलेटेड विंडो साइज में क्या अंतर होता है, तो जब विंडो साइज कंबाइन हो जाता है विंडो स्केलिंग फैक्टर के साथ कि कितना विंडो स्केलिंग रखा जाए, 2 टू द पावर कितना रखा जाए और उसको मल्टीप्लाई किया जाए 65535 से, तब जाके आपको कैलकुलेटेड विंडो साइज मिलता है। जैसे मान लीजिए विंडो साइज हम 65535 मान के चल रहे हैं और विंडो स्केल जो है वो 8 है, दैट मीन्स 2 टू द पावर 8। अब 2 टू द पावर 8 को 65535 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही बड़ा नंबर आता है। वो जो नंबर आएगा उसे बोलते हैं हम कैलकुलेटेड विंडो साइज। जो विंडो स्केलिंग फैक्टर का यूज करके जो विंडो साइज आता है एक्चुअल कंडीशन के हिसाब से, उसको हम कैलकुलेटेड विंडो साइज बोलते हैं। और जो नॉर्मल विंडो साइज है वो तो हमारा 0 से लेके 65535 है ही, वहां तक वो नॉर्मल विंडो साइज है। अब बात करते हैं, ये आप जो अगला कॉन्सेप्ट देख रहे हो जिसे हम बोलते हैं द परसिस्ट टाइमर। अभी परसिस्ट टाइमर क्या होता है? परसिस्ट टाइमर में क्या होता है कि परसिस्ट टाइमर समझने से पहले आप ये समझिए कि एक कॉन्सेप्ट जो नीचे लिखा हुआ है उसे बोलते हैं स्लो स्टार्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि सेंडर ने डेटा भेजा और रिसीवर का बफर फुल हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा, जो रिसीवर है वो एक जीरो विंडो करके भेजेगा। रिसीवर क्या बोलेगा? जीरो विंडो। जीरो विंडो का मतलब ये है कि रिसीवर का कैपेबिलिटी, रिसीवर के पास बफर है ही नहीं और कुछ डेटा लेने के लिए, तो वो सेंडर से कह रहा है कि अब और डेटा मत भेजो, मैं पहले अपना जो ऑलरेडी मेरे पास है उसको प्रोसेस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे डेटा भेजने के लिए, लेकिन अभी के लिए जीरो विंडो साइज, अभी आप डेटा मत भेजो। तो ये होता क्या है, जब यहाँ पे जीरो विंडो साइज भेज दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो डेटा भेज नहीं सकता क्योंकि रिसीवर ने साफ मना कर दिया है। तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही जीरो विंडो साइज आ जाता है उस टाइम पे परसिस्ट टाइमर स्टार्ट हो जाता है। परसिस्ट टाइमर में क्या होता है, जो सेंडर होता है बहुत छोटे छोटे साइज के पैकेट्स भेजता है और बहुत रेगुलर इंटरवल पे। उसका मतलब क्या होता है, वो क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि देखिए टीसीपी में अगर
कोई भी पैकेट नहीं भेजा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा इन पे काफ़ी देर के लिए, तो वो सेशन टाइम आउट हो जाएगा। टाइम आउट ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये परसिस्ट टाइमर स्टार्ट कर दिया जाता है। इसे हम विंडो प्रोब के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो प्रोब करता रहता है, चेक करता रहता है कि जैसे उसने 0 विंडो साइज़ भेजा था तो ये चेक करता रहेगा, अब भेजूँ डेटा, अब भेजूँ डेटा, ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछता रहता है रिसीवर से कि अब आपका डेटा जो प्रोसेस कर रहे थे वो हो गया, और भेजूँ, हुआ नहीं, और भेजूँ, ऐसे करके ये क्वेश्चन जब ये सेंडर करता है तो उसको हम बोलते हैं परसिस्ट टाइमर विंडोज प्रोब। तो विंडो साइज के लिए क्वेश्चन कर रहा है कि अब भी 0 ही है या कुछ और बेटर इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो ये रोल है इस परसिस्ट टाइमर का। अभी परसिस्ट टाइमर ये तब तक चलता रहेगा कि जब तक रिसीवर की साइड से एक नॉन जीरो विंडो साइज ना आ जाए। स्टार्टिंग में उसने 0 विंडो साइज भेजा था कि वो कैपेबल नहीं है, जब तक उसके पास नॉन जीरो विंडो नहीं भेज देता कि हाँ अब इतना भेज दो, इतना मेरे पास खाली जगह है, मेरा बफर इतना खाली हो चुका है, यू कैन सेंड मी दीज बाइट्स ऑफ डेटा, तो तब तक ये परसिस्टेंट टाइमर चलता रहेगा, वो प्रोब करता रहेगा, आर यू अवेलेबल नाउ, आर यू अवेलेबल नाउ, ऐसे करके। अब ये जो पॉइंट आप देख रहे हो विंडो एडवर्टीजमेंट या विंडो अपडेट, अब इसका पर्पस क्या होता है। अब जब सेंडर डेटा भेज रहा है रिसीवर के पास तो उसको कैसे पता चलेगा कि कितना डेटा भेजना है, रिसीवर कितना कैपेबल है, कितने पे रुकना है, ये सब चीज़ कैसे पता चलेगी। ये पता चलती है जब रिसीवर ये विंडो एडवर्टीजमेंट या विंडो अपडेट भेजता है। वो बताता है कि हाउ लार्ज अ विंडो टू यूज़, कि इतना बड़ा डेटा या इतनी मेरी विंडो खाली है, आप इतना डेटा भेज सकते हो। ये वहाँ से पता चलता है। अगर ये विंडो एडवर्टीजमेंट या विंडो अपडेट ना हो तो सेंडर को पता ही ना चले कि रिसीवर के पास कितनी खाली जगह है, कितना खाली बफर है, कितना डेटा भेजूं, तो फ्लो कंट्रोल का फ़ायदा ही नहीं है। ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये इनमें से हर कोई कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये फ्लो कंट्रोल में बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं टीसीपी स्लो स्टार्ट। अब स्लो स्टार्ट में क्या होता है, जब उसके पास से 0 विंडो आ गया, ठीक है, तो 0 विंडो आने के बाद ट्रांसमिशन खत्म हो गया था। अब जब ट्रांसमिशन पिछली बार बंद हो गया तो उसको रिज्यूम करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही फुल विंडो साइज आ जाएगा। ये स्लो स्टार्ट के अंदर धीरे धीरे पहले 1 बाइट भेजी, उसका एक आया, फिर 1 को डबल किया, 2 किया, उन 2 का एक आया, एक 3, फिर 2 को डबल करके 4 किया, फिर 4 को 8 किया, 8 को 16 किया, जहां तक उसका एक नॉर्मली आता चला जाएगा कि हाँ बिना किसी दिक्कत के एक आ रहा है, तो वो उस हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाता चला जाएगा। इसे बोलते हैं स्लो स्टार्ट। मतलब हमने 1 से स्टार्ट किया और 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे कर करके हम बढ़े। हमने डेटा भेजते गए, जहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहां तक हम इसको भेजते चले गए। और जैसे ही फिर से आया 0 विंडो, फिर हम रुक गए, फिर से हमने स्लो स्टार्ट कर दिया जब से वहां नॉन जीरो विंडो आ गया। तो यानी कि जैसी 0 विंडो साइज रिसीवर बोल देगा, इसका मतलब मेरा बफर फुल हो गया है, आप थोड़ी देर वेट करो। और जैसे ही उसका बफर खाली हो जाएगा वो सीधा बोलेगा नॉन जीरो विंडो साइज, वो कुछ वैल्यू देगा कि इतनी जगह खाली है, आप इतना डेटा भेजो, 4096 बाइट्स या 2048 बाइट्स, ये इतनी जगह खाली है, यू कैन सेंड दिस मच ऑफ डेटा। तो जब ये बात आ जाएगी तब वो स्लो स्टार्ट कर देगा कि आप भेजना शुरू करते हैं। अभी जो स्लो स्टार्ट है इसमें एक और इसका बड़ी खास फैक्टर है जो हमें ध्यान रखना होता है। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए सेम नेटवर्क में 2 डिवाइसेस हैं, दो जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्लाइंट सर्वर, वो सेम नेटवर्क में है। तो उस केस में क्या होता है कि बीच में ना कोई राउटर है ना और कोई डिवाइस इंटरमीडिएट। हमें पता है हमें यहाँ से डेटा भेजना है सेंडर की तरफ से, सीधा रिसीवर के पास जाएगा, रिसीवर को कोई दिक्कत होगी वो खुद ही बता देगा, हम उस हिसाब से मॉडिफाई करते रहेंगे। तो वहाँ पे स्लो स्टार्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत कहाँ पे होती है कि जब डिफरेंट नेटवर्क की बात आ जाए, सेंडर एक नेटवर्क में है और कुछ राउटर्स बाद दूसरी जगह पे जाके कहीं रिसीवर है। अब उसमें क्या होता है, हमें खाली सेंडर और रिसीवर का ध्यान नहीं रखना होता, जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं, इंटरमीडिएट नेटवर्क है, राउटर स्विचेस सब कुछ मिला के जो भी इंटरमीडिएट हॉप्स हैं, उन सबका हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्यों रखना पड़ता है, अब मान लीजिए सेंडर भी बड़ा फास्ट है, रिसीवर की प्रोसेसिंग भी बड़ी फास्ट है, लेकिन बीच में कोई पुराने ज़माने का राउटर लगाया हुआ है। अब उस राउटर में इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। अब आप अपने हिसाब से तो सेंडर की तरफ से भेज रहे हो सर्वर के पास, जो भी रिसीवर है उसके पास, लेकिन जो डेटा जाएगा वो तो अलग नेटवर्क की वजह से उन राउटर्स के थ्रू ही जाएगा। अब आप एक हाई फाई सेंडर हो, आपने डेटा भेजा, लेकिन वो राउटर तो बेचारा बुड्ढा है, पुराने ज़माने का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत पुरानी है। तो होगा क्या कि वो राउटर उसे या तो फ्रेगमेंट कर देगा या ड्रॉप कर देगा। ठीक है, तो उस केस में वहाँ पर पैकेट लॉस आना शुरू हो जाएगा। ड्रॉप करेगा तो रीट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा, फ्रेगमेंट करेगा तो वहाँ पे पैकेट, वहाँ पे डिले प्रोसेसिंग में दिक्कत आ जाएगी। अब जो स्लो स्टार्ट की बात आती है तो वहाँ पर एक विंडो और ऐड हो जाती है। उस विंडो को हम कहते हैं कंजेशन विंडो। कंजेशन कहाँ पे होगा, नेटवर्क में होगा। तो जब सेंडर और रिसीवर की तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, वो अंडरलाइन नेटवर्क की तरफ से राउटर्स की इनकैपेबिलिटी की वजह से या फिर हॉप्स जो बीच में आ रहे हैं उनके प्रॉपर उनकी कैपेसिटी ना मीट होने की या एक्सीड होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम कंजेशन बोलते हैं।
जो बोलते हैं ना हम, ट्रैफिक जैम हो गया, नेटवर्क जैम हो गया, ये सब ये कंजेशन का रिजल्ट है। ओवरलोड हो गया, जो बीच की जो हॉप्स थे, बीच की जो नेटवर्क राउटर्स वगैरह थे, वो सारे ओवरलोड हो गए। तो उनको होने की वजह से यहाँ पर कंजेशन आ गया। तो जब ये स्लो स्टार्ट की बात आती है तो यहाँ पर एक विंडो और ऐड हो जाता है जिसे हम कंजेशन विंडो बोलते हैं। देखो अभी तक तो सिर्फ एक ही विंडो चल रहा था जिसे हम रिसीवर विंडो बोल रहे थे। स्लो स्टार्ट आने से एक कंजेशन विंडो और ऐड हो गया। इसका मतलब अब हमें सिर्फ रिसीवर का ध्यान नहीं रखना, अब हमें अंडरलाइंग नेटवर्क का भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पैकेट जा रहा है वो उस नेटवर्क के उन राउटर्स के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो हैंडल कर पाएंगे इस सबको। अब कंजेशन विंडो के केसेस में दो तरह की चीज़ें होंगी, या तो एक्सप्लिसिटली उसे बताया जाएगा कि प्रॉब्लम है आप स्लो डाउन करो, या फिर वो इम्प्लिसिटली अपने आप ऑब्जर्व करेगा और स्लो डाउन करेगा। दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी। तो या तो रिसीवर बताएगा कि मैं पैकेट प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो स्लो डाउन करो, और या फिर जब पैकेट्स ड्रॉप होने शुरू होंगे, पैकेट लॉसेस होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो सेंडर अपने आप खुद ही समझ जाएगा कि भाई कुछ गड़बड़ तो है, थोड़ा सा इसको धीरे करते हैं, मेरे पैकेट लॉस हो रहे हैं, उनका ऐक नहीं आ रहा। सेंडर को कैसे पता चलता है पैकेट लॉस हो रहे हैं? जब उसका ऐक टाइमली नहीं आता। तो ये हो गया हमारा कंजेशन विंडो। कंजेशन विंडो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसीवर विंडो की तरह ही। ये जो कंजेशन विंडो होता है ये सेंडर को बताता है स्लो डाउन करने के लिए। कंजेशन विंडो ये सेंडर मेंटेन करता है कि कब स्लो डाउन करना है, कब फास्ट चलना है, उस हिसाब से बताता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उसे बोलते हैं रीट्रांसमिशन टाइम आउट। अब रीट्रांसमिशन टाइम आउट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने एक पैकेट भेजा, ठीक है, जैसे ही पैकेट स्टार्ट कर दिया जाता है कि हमने यहाँ से भेज दिया, तो एक रीट्रांसमिशन टाइमर लगा दिया जाता है कि अगर हमें इतने टाइम के अंदर, जो स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम के अंदर इस पैकेट का ऐक नहीं मिला, ठीक है, हमने पैकेट भेजा और उसका बदले में क्या आना चाहिए, ऐक आना चाहिए रिसीवर की तरफ से। अगर हमें इतने टाइम फ्रेम के अंदर, जो हमारा रीट्रांसमिशन टाइम आउट है, हमारा टाइमर है, अगर इतने टाइम के अंदर हमें वो पैकेट नहीं, उसका ऐक नहीं मिला, इसका मतलब वो पैकेट लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हमें अब दोबारा भेजना पड़ेगा। अब जो रीट्रांसमिशन टाइम आउट होता है ये किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? देखिए यहाँ से पैकेट गया सेंडर की साइड से, वहाँ पे रिसीवर ने रिसीव किया। अब देखिए यहाँ से टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जैसे ही सेंडर ने पैकेट भेजा वो रीट्रांसमिशन टाइमर स्टार्ट हो गया। यहाँ से सेंडर से गया रिसीवर के पास, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, रिसीव करके फिर उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके उसका ऐक भेजा, ऐक भेजा फिर यहाँ पे सेंडर के पास आया, सेंडर ने उसको प्रोसेस किया ऐक को कि हाँ ओके है, सब बढ़िया है। इस पॉइंट तक, ये ऐक प्रोसेस करने के टाइम तक, जहाँ सब सेंडर ऐक को प्रोसेस करता है, उस टाइम तक इस टोटल को बोलते हैं रीट्रांसमिशन टाइमर। तो अगर ये इस टाइमर के जो फिक्स्ड वैल्यू, जो इनकी वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर अंदर आ गया ऐक तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो ये उस पैकेट को दोबारा रीसेंड करेगा। अब इस रीट्रांसमिशन टाइमर में इसको बढ़ाने में भी दिक्कत है, इसको कम करने में भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि अगर मान लीजिए इसको छोटी वैल्यू रख दिया जाए, यानी कि रीट्रांसमिशन टाइम आउट एक स्मॉल वैल्यू रख दी जाए, इसका मतलब बड़ी जल्दी ही टाइम आउट हो जाएगा, इतनी देर में ऐक भी नहीं आ पाएगा। कई बार हो जाता है ना स्लोनेस की वजह से पैकेट्स ऐक नहीं भेजा गया और उतनी देर में टाइम आउट हो गया, इसका मतलब फिर से रीट्रांसमिशन करो, इसका मतलब अननेसेसरी रीट्रांसमिशन बढ़ जाएंगे, इनकी ज़रूरत नहीं थी। अगर थोड़ा सा हमने बैलेंस कर लिया होता रीट्रांसमिशन टाइम आउट को तो हमारे इतने सारे ये अननेसेसरी ट्रांसमिशन नहीं होते। अब अगर हमने ज़्यादा बढ़ा दिया इसको रीट्रांसमिशन टाइम आउट को, तो ये तो सरकारी वाला काम हो जाएगा। जैसे बाबू लोग होते हैं ना, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, आइडल बैठे हैं, वेले एकदम, तो ठीक है वैसे ही कि आरटीटी, अगर हम आरटीओ को रीट्रांसमिशन टाइम आउट को हम ज़्यादा कर देंगे तो नेटवर्क आइडल हो जाएगा, ठीक है, उसका थ्रूपुट, उसकी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी हमको, क्योंकि बिल्कुल ढीला ढाला हिसाब चलेगा। तो इसको बड़ा एक फिक्स्ड वैल्यू में रखना पड़ता है। अगली चीज़ है राउंड ट्रिप टाइम, आरटीटी। अब आरटीटी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक पैकेट जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जैसे एक पैकेट मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ से ये बी के पास एक ये गया, ये एक हो गया, और एक यहाँ से वापस ये ए के पास आ गया। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आना, इसको बोलते हैं एक राउंड ट्रिप। जहाँ से गया था वहीं पे घूम के वापस आ गया, इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप। तो ये जो कैलकुलेट होता है इसको बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। अब इसके बेसिस पे हम और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, SRTT वगैरह, तो वो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये राउंड ट्रिप टाइम होता है। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो नॉर्मली इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि विंडो साइज़ और कैलकुलेटेड विंडो साइज़ में क्या अंतर है। जो स्केलिंग फैक्टर आ जाता है तो वो मल्टीप्लाई होके कैलकुलेटेड विंडो साइज़ हो जाता है, विदाउट स्केलिंग फैक्टर वो नॉर्मल विंडो साइज़ है, ठीक है। और जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ये पूछा जाता है कि जो TCP विंडो साइज़ है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है या वेरिएबल है। तो देखिए जो TCP, जो विंडो का फील्ड है, आप ध्यान दीजिए, जो विंडो का फील्ड है वो TCP के हेडर के अंदर, वो TCP हेडर के अंदर एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो 65535, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है।
लेकिन जब हम विंडो स्केलिंग का यूज़ कर लेते हैं तो हम उसको बढ़ा देते हैं, हम फील्ड को नहीं बढ़ाते, हम विंडो साइज़ को बढ़ा देते हैं, जो कैलकुलेटेड विंडो साइज़ जो निकल के आता है। तो विंडो साइज़ जो है इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। अगर हम विंडो स्केलिंग यूज़ करें तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो विंडो वाला फील्ड है टीसीपी हेडर के अंदर वो फिक्स्ड है। तो आपको इसे इस तरह से आंसर देना पड़ेगा ताकि आप इंटरव्यू को समझा पाएँ कि ये क्या चीज़ है। तो फिक्स्ड है भी और नहीं भी, ये इस तरीके से काम करता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जो हमने यहाँ पे कवर की, ये पार्ट 1 था। इसके बाद इसका पार्ट 2 बनाया जाएगा एज़ पर जो आपके क्वेश्चंस होंगे या जो भी कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। यू हैव अ ग्रेट डे हेड।